तो अब आपकी स्क्रीन पे एक अलग तरीके का फॉर्मेट आया है, एक डिफरेंट सवाल आया है। जैसा कि मैं आपको सजेस्ट करती हूँ, सबसे पहले आपको यहाँ पे ये जो आपको कोडिंग फॉर्मेट दिया हुआ है, एक रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, सबसे पहले उस सिंबल को डिकोड कर लो। इनिशियल टास्क आपका यही होना चाहिए कि आप सबसे पहले उन सिंबल को डिकोड कर लो। जैसे यहाँ पे क्या लिखा, 1 2 3 4 5, तो इस 1 2 3 4 5 का सबसे पहले आप मीनिंग लिख लीजिए। ठीक है, सो आई होप आपने कर लिया होगा। अब उसके बाद आपको ये एक स्टेटमेंट दिया गया है, कंक्लूजन दिया गया है। जैसा कि अभी तक आप बता रहे थे ना, अभी आपको क्या दिया गया था, डेफिनेटली ट्रू या डेफिनेटली फॉल्स का ट्रैक था, और आपको 5 ऑप्शन में से उस कंडीशन के हिसाब से सबसे बेस्ट इक्वेशन प्रेफर करना था। मतलब एक कंडीशनल इनइक्वालिटी थी, लेकिन ये आपकी कंडीशनल इनइक्वालिटी नहीं है, ये क्लियर कट इनइक्वालिटी है। स्टेटमेंट कंक्लूजन है, स्टेटमेंट को कुछ हिस्सों में बांटा गया है, उसके हिसाब से कंक्लूजन दिया गया है। मेरा सजेशन आपके लिए अभी ये है कि आप जैसे भी सिंप्लीफाई कर पाओ, जो समझ में आ रहा है तरीका, अभी वैसे सिंप्लीफाई करो। सबसे पहला काम बस सिंप्लीफाई कर लो और आंसर निकाल लो। ठीक है, आई होप आपने ये काम कर लिया होगा। चलिए फिर स्क्रीन की तरफ आते हैं, और अब मेरी बारी है इस सवाल को सिंप्लीफाई करने की। आते हैं बोर्ड की तरफ। सबसे पहला काम मैं भी वही करूंगी जो मैंने आपको सजेस्ट किया है। क्या है कि मैं सबसे पहले ये जो फॉर्मेट दिया है इसको डिकोड कर लूं। P1Q का मतलब है P इज नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल। 1 का मतलब फिर हो गया ग्रेटर। 2 का मतलब नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल, तो 2 का मतलब हो गया स्मॉलर। 3 का मतलब नॉट स्मॉलर, तो 3 का मतलब हो गया जब स्मॉलर नहीं है तो है क्या, ग्रेटर और इक्वल। 4 का मतलब नॉट ग्रेटर, ग्रेटर नहीं है तो हुआ है स्मॉलर और इक्वल। और फिर 5वें का मतलब क्या हुआ, नीदर स्मॉलर नॉर ग्रेटर टू Q, मतलब बराबर हो रहा है। डन है, सिंप्लीफाइड है इतनी सी बातें। ठीक है, अब मेरी अभी प्रायोरिटी ये है, इसको सिंप्लीफाई कैसे करना ये तो हम सबको पता ही है, बट मेरा इंटेंशन यहाँ पे ये है कि मैं इसमें पेपर पेन वर्क ना करे या लिमिटेड करें। ठीक है, हम लोग इस फॉर्मेट में या तो पेपर पेन वर्क को ना ही करें या बहुत ही लिमिटेड करें और उसके बेसिस पे सिंप्लीफाई करें। तो चलिए कंसिडर करते हैं। जैसे मुझे क्वेश्चन क्या दिया गया है, A2B, B4C, C5D, D1E। तो मैं इसको ये कह सकती हूँ ना, ये लिखा है A2B 4C 5D 1E, क्योंकि यहाँ पे लेटर्स का रिपीटेशन हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये बांट के दिया गया है। इतनी सी चीज क्लियर है। ठीक है, अब आते हैं सबसे पहले कंक्लूजन पे। सबसे पहला कंक्लूजन आपको क्या दिया गया है, D5B, और दूसरा कंक्लूजन दिया गया है D1B। ये आपको 2 कंक्लूजन दिए गए। चलिए अब जरा ऑब्जर्व करते हैं, D से लेकर B तक के बीच में स्टोरी बन क्या रही है। ऑब्जर्व करते हैं, सिर्फ इस स्टेटमेंट को देख के सोचिए कि आफ्टर ऑल इस B का इस D से रिलेशन बन क्या रहा है। अब B का क्या बन रहा है, B से 4 और 5, 4 और 5, 4 और 5 को कंबाइन करोगे तो डोमिनेटिंग नेचर का कौन बनेगा, 5 बनेगा कि 4 बनेगा, 4 बनेगा। ठीक है, जब हम 4 और 5 को कंबाइन करेंगे तो डोमिनेटिंग नेचर का कौन बनेगा, 4 बनेगा। 4 कहने का मतलब कि B और D के बीच में रिलेशन आएगा B4D। B4D का मतलब हुआ कि B इज स्मॉलर और इक्वल टू D, लेकिन हमें 4 तो कहीं दिया नहीं गया है ना। B4D का मतलब स्मॉलर और इक्वल, लेकिन इस स्मॉलर और इक्वल को हम 2 चीजों में डिस्ट्रीब्यूट भी तो कर सकते हैं ना। क्या है, 2 और 5 में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि ये स्मॉलर बोला गया है, ये इक्वल बोला गया है ना। अच्छा, एक चीज और, B से D के बीच का रिलेशन क्या आ रहा है, B4D, मतलब B इज स्मॉलर और इक्वल टू D, है ना। B क्या है, स्मॉलर और इक्वल है D से, लेकिन यहाँ रिलेशन B के पॉइंट ऑफ व्यू पे नहीं आ रहा है, आ किसके पॉइंट ऑफ व्यू पे रहा है, D के नजरिए से। तो इस 3 का जस्ट अपोजिट, स्मॉलर और इक्वल मतलब 4 का जस्ट अपोजिट साइन क्या होगा, 3rd होगा। बात समझिए आपने, मैं आपको देखो समझा रही हूँ, एक बार लिख के बता रही हूँ, लेकिन बार बार इसके हैबिचुअल मत बनना। ठीक है, मैंने क्या कहा, B4D, ये रिलेशन निकल के आया हमारा B से D के बीच में, B4D। लेकिन अब ये जो कंक्लूजन है वो D के पॉइंट ऑफ व्यू पे है, तो D के पॉइंट ऑफ व्यू पे अगर मुझे लिखना होगा तो इस 4 का जस्ट अपोजिट फॉर्मेट क्या है, 3, D3B। ठीक है,
D3B इतना कंसिडर कर पाए आप? अब ये 3 हमें स्ट्रेट अवे तो लिखा मिल नहीं रहा है, लेकिन इस 3 को बना सकते हैं 2 लोगों से। किससे? एक पहले और दूसरा पांचवें से। ये जो 3 है ये बना किससे है? पहले और पांचवें को मिलाकर ही ये 3 बना है। तो अगर कंक्लूजन ने दिया है D5B और दूसरे में D1B दे रखा है, तो भाई एक्चुअल में ये दो की दोनों बातें क्या बन रही हैं आपस में? ईदर और बन रही हैं। इट मीन्स कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या आंसर आएगा? ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज। जो हमारा स्टैंडर्ड 5 ऑप्शन होते हैं, जैसे ओनली फर्स्ट फॉलोज, या ओनली फर्स्ट इज ट्रू, ओनली सेकंड इज ट्रू, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड इज ट्रू, ठीक है, या ईदर फर्स्ट और सेकंड इज ट्रू। तो हमारा आंसर क्या आएगा? ईदर फर्स्ट और सेकंड इज ट्रू या फॉलोज। क्लियर है? सॉर्टेड है? अब देखो, ये तो मैंने आपको सिंप्लीफाई करके बताया कि आफ्टर ऑल मैं यहाँ पे कहना क्या चाह रही थी। अब अगर मैं आपसे अपोजिट बात पूछूं तो मेरे ख्याल से अब आप अपोजिट बात का मतलब समझ पाएंगे। ठीक है, अपोजिट बात का मतलब क्या होता है? चलो कुछ और एग्जांपल लें, ताकि इन फ्यूचर अगर मैं ऐसा वर्ड यूज करूं, ऐसा टर्म यूज करूं, तो आप कंफ्यूज ना हो। अगर A1B लिखा है, ठीक है, A1B लिखा है और इसको B के नजरिए से पढ़ना है, मुझे B के नजरिए से पढ़ना है, तो B के नजरिए से पढ़ने के लिए 1 का अपोजिट क्या है? 2 है, B2A हो जाएगा। बात समझ में आई? देखो, A1B का मतलब क्या है? A इज ग्रेटर देन B। B2A का मतलब क्या हो जाएगा? B इज स्मॉलर देन A। आफ्टर ऑल इन दोनों बातों में कोई फर्क है क्या? कोई भी फर्क नहीं है। इन दोनों बातों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। ये दोनों एक ही बात हो रही है। बस फर्क क्या है कि अगर इसके नजरिए से देखा जा रहा है तो यहाँ रिप्रेजेंटेशन दूसरा आ रहा है, अगर इसके नजरिए से समझा जा रहा है तो यहाँ रिप्रेजेंटेशन दूसरा आ रहा है। क्लियर है? अच्छा, अब दूसरा सवाल, अगर मैंने कहा A3B, ठीक है, हमने सोचा कि कंक्लूजन होगा A3B। अब जरा B के नजरिए से समझते हैं, तो B के नजरिए से हम क्या समझेंगे? B के पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझ पाएंगे 3 का जस्ट अपोजिट क्या हो रहा है? 4। B4A। B के नजरिए से क्या हो पा रहा है? B4A। तो अगर B4A बन रहा है तो क्या इन दोनों बातों में कोई फर्क है? कोई भी फर्क नहीं है। बस ये जब A के नजरिए से कंसिडर किया तो 3 था, और जब B के नजरिए से कंसिडर किया, क्योंकि पलट दिया तो थर्ड का जस्ट अपोजिट क्या हो गया? 4th हो गया। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन लिख के भी देख लो अगर कंफ्यूजन हो रही हो। A3B, A इज ग्रेटर और इक्वल टू B। 4 का मतलब B इज स्मॉलर और इक्वल टू A। आफ्टर ऑल इन दोनों बातों में कोई फर्क है क्या? कोई भी फर्क नहीं है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। ये दोनों बातें सेम हो रही हैं। क्लियर है कि नहीं? अब आप इन अपोजिट या एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब समझ पा रहे हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज, एक चीज यहाँ पे एक मैटर और है। वो दूसरा मैटर क्या है? क्योंकि ये कोडेड है इसलिए कुछ फंडामेंटल चीजें आपको बता देते हैं। मान लीजिए लिखा है A3B। A3B का मतलब हुआ कि A और B के बीच में रिलेशन है, A इज ग्रेटर और इक्वल टू B। ठीक, अब अगर हमें कंक्लूजन में कहीं एक जगह A1B मिल गया और दूसरी जगह A5B मिल गया, तो इन दोनों में आप क्या अप्लाई करोगे? ईदर और करोगे कि नहीं? क्योंकि 3 का डिस्ट्रीब्यूशन, 3 का ग्रेटर और इक्वल, तो 1 और 5 ही तो बनेगा। 3 को 2 पैरामीटर पे डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 1 और 5 ही तो आएगा ना। इसी तरह अगर इस 4 को डिस्ट्रीब्यूट करके देख लो, A4B, तो 4 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 2 पैरामीटर कौन से निकल आएंगे? A2B और A5B, है ना। A2B का मतलब स्मॉलर, 5 का मतलब इक्वल, 4 का मतलब स्मॉलर और इक्वल। दोनों बातें निकल के आई कि नहीं आई? समझ में आई बात इतनी सी? तो ये सारे मुद्दे आप अपने दिमाग में रखना, ठीक है, ताकि जब हम सवालों से डील करें तो हम बहुत इजी वे में सिंप्लीफाई कर पाएं। ठीक है, अब एक बार फिर से इस सवाल को कंक्लूड करते हैं। सुनना, A2B, B4C, ठीक है, कंक्लूजन की बात आ रही है तो कंक्लूजन पूछा गया है D और B के बीच में। ठीक है, लेकिन मेरी जो सीरीज चल रही है वो B से D पे जा रही है, D से B पे नहीं आ रही है। तो अगर मैं इस सीरीज के हिसाब से
इस सीरीज के हिसाब से बी से डी पे जाऊं तो बी और डी के बीच में रिलेशन आएगा क्या? 4 और 5 का कॉम्बिनेशन, 4 और 5 मतलब डोमिनेटिंग 4 हो रहा है, तो मेरा रिलेशन बना B4D, ठीक है, B4D, लेकिन कंक्लूजन D के नजरिए से दिया है, तो B4D का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? D3B। क्या हो जाएगा? D3B। जब हम एलिमेंट को इंटरचेंज कर देंगे तो बीच का नंबर जस्ट अपोजिट, तो D3B, D3 बना, लेकिन 3 तो कंक्लूजन में दिया नहीं है, बट 3 नहीं दिया तो क्या हुआ? 5 और 1 तो दिया है, तो 5 और 1 को मिला के 3 तो बन सकता है ना, तो इस 5 और 1 के बीच में क्या लगा देंगे आप? ईदर और, ठीक है। इसी तरह समझना 2 और 5 को मिला के हम 4 बना सकते हैं, मतलब 2 और 5 में ईदर और अप्लाई करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो इसका आंसर क्या होगा? दिस इज द केस ऑफ ईदर और, मतलब ईदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड फॉलोज। सॉर्टेड? शायद अभी आपने इस सवाल को अपने ट्रेडिशनल मेथड से सिंप्लीफाई किया था, पेपर पेन वर्क से सिंप्लीफाई किया था, बट अब आपने समझ लिया ऑब्जर्वेशन मेथड। तो अब मेरा सजेशन है, आप जब अगले सवाल से डील करें तो आप उसको स्ट्रेट अवे सिर्फ ऑब्जर्वेशन से सिंप्लीफाई कर लीजिए। आते हैं अगले सवाल पे। दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, अब इसको सिंप्लीफाई करो। R1S, S3T, T1U, UTV, U2V, ठीक है। तो एज यूजुअल सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप वीडियो को पॉज करो और पहले एक अटेम्प्ट खुद दो। ओके गाइस, आई गेस आपने ये काम कर लिया होगा, ठीक है। अब जब आपने ये काम कर लिया है तो चलिए बारी है स्टेटमेंट और कंक्लूजन से डील करने की, ठीक है। अब यहाँ पे R, U और S और V दो एलिमेंट निकल के आ रहे हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले जरा कंक्लूड करते हैं किसके बेसिस पे। हमारा सबसे पहला कंक्लूजन क्या है? R1V, R1U, और दूसरा कंक्लूजन क्या कह रहा है? S3V, S3V, ठीक है। तो अब एक सबसे पहला काम करो, R और U के बीच में रिलेशन डिटरमाइन करो। R और U के बीच में बन क्या रहा है? नंबर आ रहे हैं 1 3 1। R और U के बीच में सीक्वेंस क्या आ रहा है? 1 3 1। तो 1 3 और 1, 1 3 1 को मिलाएंगे तो डोमिनेटिंग 1 ही निकल के आएगा, तो R और U के बीच का रिलेशन आएगा R1U। देखा, सिंपल है, बिना पेन उठाए आंसर आ गया, बिना डिकोड किए आंसर आ गया। R और U के बीच में रिलेशन क्या बन रहा है? 1 3 1। अब 1 3 1 का कॉम्बिनेशन देख लो, 1 3 1 का कॉम्बिनेशन जब करोगे तो डोमिनेटिंग तो 1 ही होगा ना, तो R1U पहला रिलेशन आया एंड डेफिनेटली दैट्स द करेक्ट वन। चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या कह रहा है? S3V। दूसरा क्या कह रहा है? S3V। अब एक काम करो, S से V पर आओ, ठीक है। S से V पे अगर आप आ रहे हो तो 3 1 2, 3 1 2, लेकिन 1 और 2 तो अपोजिट बातें हो गई हैं, और जब अपोजिट बात हो गई है तो यहाँ पे सिर्फ एक नंबर का सर्वाइवल नहीं हो सकता, यहाँ पे सिर्फ एक रिलेशन बनेगा ईदर और का, जो कि मौजूद फिलहाल नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। कितना सिंपल है, बिना पेन उठाए आंसर कर दिया आपने। और ये आपका क्लैरिकल फॉर्मेट का बहुत ही प्रेफर्ड इनइक्वालिटी होता है। अब आप ये सोच रहे होगे मैम अभी तो ये सीक्वेंस में है, जब ये जंबल हो जाएंगे तो बिल्कुल परेशान मत हो, इतने तक में कमांड बनाओ, फिर मैं आपको जंबल वाले भी सवाल दूंगी जब इसमें ये सारे लेटर जैसे भी बड़े सीक्वेंस में R से S है, S से T है, T से U है, U से V है, वो सारे इतने सॉर्टेड नहीं होंगे, ठीक है। चलो अगर आपको कोई कंफ्यूजन आ रही है तो मैं एक काम करती हूँ, इसको स्टेप बाय स्टेप भी एक बार सिंप्लीफाई कर देती हूँ। R1S का मतलब ग्रेटर देन S, 3T का मतलब ग्रेटर और इक्वल टू T, 1U का मतलब ग्रेटर देन U, 2V का मतलब स्मॉलर देन V, ठीक है। सबसे पहला कंक्लूजन R1U मतलब R इज ग्रेटर देन U। देखो सिंपली दिख रहा है ना, R बड़ा हो रहा है U से, ग्रेटर है U से, तो पहला सही है। दूसरा S3V, S3V, लेकिन सीधे सीधे दिख रहा है कि S और V के बीच में अपोजिट साइन है, तो इसका सर्वाइवल तो बनने वाला नहीं है, तो ये गलत हो गया। मतलब हमारा आंसर सही था जो हमने ऑब्जर्वेशन से निकाला है, और हमारा आंसर था ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज, जो कि करेक्ट रिप्लाई था,
क्लियर है कि नहीं? एंड आई होप कि आपने पैटर्न समझ लिया है, ठीक है? चलो अगला सवाल आप फिर से खुद अटेंड करना, एक बार वीडियो पॉज करके आते हैं अगली स्लाइड पे। लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड। अगली स्लाइड आ चुकी है आपकी स्क्रीन पर, ठीक है? सबसे पहला काम अब आप इसमें ये करो, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, आपको सबसे पहले इनके बीच में इन्हें कनेक्ट करना होगा, ठीक है? कनेक्ट करिए, सोचिए कैसे सिंप्लीफाई हो रहा है। आप वीडियो को पॉज कर देना, खुद अटेम्प्ट करना। आई गेस आपने ये काम कर लिया होगा। चलो देखते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट, सबसे पहला कंक्लूजन एक बार लिख लेते हैं, क्योंकि इसी के बिहाफ पे हम स्टेटमेंट को कंसिडर करते हैं। क्या कह रहा है? T3R, T3R। दूसरा क्या कह रहा है? V1T, ठीक है? अब हमारा जो रिलेशन है, चलो सबसे पहले आपसे पूछ रहे T और R के बीच में, लेकिन हमारी जो सीरीज बन रही है ये R से T पे बन रही है, T पे R से नहीं जा रही है, तो कोई बात नहीं, हम चलो R से T में ही कंसिडर कर लेते हैं। R से T में जो लगातार नंबर चल रहा है वो 3 ही हो रहा है, तो जब लगातार 3 चल रहा है तो इट मीन्स कि R और T के बीच का रिलेशन निकलेगा क्या? R3T। R और T के बीच का रिलेशन क्या निकलेगा? R3T। क्लियर है? R3T आएगा कि नहीं? अब R3T तो आ गया, लेकिन ये जो कंक्लूजन है वो T के नजरिए से है, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 4। तो एक्चुअल में यहाँ हमारा जो एग्जैक्ट आंसर आ रहा है वो हो रहा है T4R। हमारा आंसर क्या आ रहा है? T4R आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कंक्लूजन में इन्होंने दे रखा है T3R। तो क्या हम इस कंक्लूजन को एक्सेप्ट करेंगे? तो हम कह देंगे कि भाई नहीं, ये कंक्लूजन गलत दिया है, क्योंकि हमने जो सोचा है और उससे ये साइन डिफरेंट आ गया, इसलिए ये गलत हो गया। चलो सेकंड को ऑब्जर्व करते हैं, V1T, लेकिन ये भी उल्टा हो रहा है, तो काम करते हैं, V से T पे मत जाओ, T से V को ही सपोज कर लो, ठीक है? T से V के बीच में रिलेशन क्या आ रहा है? 2 और 4। 2 और 4 को जब कंबाइन करोगे तो T डोमिनेटिंग कौन निकला? 2 निकला, तो T और V के बीच का रिलेशन क्या निकल गया है? T2V। T2V आया, लेकिन V के नजरिए से पढ़ोगे तो हो जाएगा V1T, 2 का अपोजिट 1, V1T। हाँ, और वो यहाँ गिवन भी है, सो हमारा इसके रेस्पेक्ट में आंसर होगा कि केवल दूसरा निष्कर्ष यहाँ पे सत्य सिद्ध हो रहा है, करेक्ट हो रहा है। क्लियर है कि नहीं? चलिए अब फिर से एक काम करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बार फिर से पूरा सिंप्लीफाई करके स्टेप बाय स्टेप बता देती हूँ, जो आपको ट्रेडिशनली करते हो, ताकि आप अपना आंसर क्रॉस चेक भी कर पाओ, ठीक है? R3S का मतलब R इज ग्रेटर और इक्वल टू S, 3T ग्रेटर और इक्वल टू T, T2U स्मॉलर देन U, 4V स्मॉलर और इक्वल टू V। सबसे पहला कंक्लूजन कह रहा है T3R, मतलब T इज ग्रेटर और इक्वल टू R, बल्कि रिलेशन क्या है? T इज स्मॉलर और इक्वल टू R, और यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल कह के रखा है, इसलिए पहला कंक्लूजन क्या हो गया? गलत हो गया। हमारा भी वही आंसर आया था। दूसरे में देखते हैं, V1T, 1 का मतलब V इज ग्रेटर देन T। हाँ देख लो, V ग्रेटर हो रहा है कि नहीं हो रहा है T से, सो सेकेंड कंक्लूजन सही है, जो हमारा पहले भी सही था ऑब्जर्वेशन मेथड पे, ठीक है? तो इसके रेस्पेक्ट में हमारा आंसर क्या आएगा कि केवल यहाँ पे कौन सा निष्कर्ष सही है? ओनली सेकंड कंक्लूजन इज ट्रू, केवल दूसरा निष्कर्ष सही हो रहा है, ठीक है? एंड आई होप कि आप सबका भी यही आंसर आया होगा। आते हैं अगली स्लाइड पे, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। अगली स्लाइड आपकी स्क्रीन पे आ चुकी है, लेकिन कुछ मॉडिफिकेशन लेकर आई है। अब मैंने आपको 1 2 3 4 पे बता दिया। 1 2 3 4 पे बताने का मेरा पर्पस ये था ताकि आप समझ जाओ कि इनको रिलेट कैसे करना है, और ये 1 2 3 4 में कनेक्ट कर पाना ज़्यादा आसान होता है कंपेयर टू दीज सिंबल, एक्सक्लेमेटरी, हैश, डॉलर, स्टार, एट द रेट, इनसे सबसे ज़्यादा आसान होता है 1 2 3 4 5 से रिलेट कर पाना। लेकिन इतना ऐसा तो ये शायद ही एग्जाम में देंगे, ये मैंने सिर्फ इतना ईजी फॉर्मेट आपको समझाने के लिए रखा था, ठीक है? अब आप समझ गए ये कैसे सॉर्ट आउट हुआ है, ये कैसे सिंप्लीफाई हुआ है। अब ये आते हैं हम अपने स्टैंडर्ड सवाल की तरफ, जो आफ्टर ऑल हमें एग्जाम में देखने को मिलता है। चलिए सबसे पहला काम इसके साथ वही होगा कि हमें सारे सिंबल को डिकोड करना पड़ेगा।
तो एक्सक्लेमेटरी साइन का मतलब क्या हो रहा है, P इज नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल, तो स्मॉलर नहीं है, इक्वल नहीं है, मतलब ग्रेटर हो गया। दूसरा हैश, हैश का मतलब नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल, ना ही ग्रेटर है ना ही इक्वल है, तो मतलब क्या हुआ, स्मॉलर हो गया। डॉलर का मतलब क्या है, P इज नॉट स्मॉलर देन Q, स्मॉलर नहीं है मतलब ग्रेटर और इक्वल है। स्टार का मतलब क्या हुआ, P इज नॉट ग्रेटर देन Q, ग्रेटर नहीं है मतलब स्मॉलर और इक्वल है। और आखिरी जो कि आपका परसेंटेज है, और वो क्या कह रहा है, P इज नीदर स्मॉलर नॉर ग्रेटर, स्मॉलर भी नहीं है ग्रेटर भी नहीं है, मतलब बराबर हो रहा है। ठीक है, सबसे पहला काम हमने सारे सिंबल को डिकोड कर लिया। अब आते हैं अपने स्टेटमेंट की तरफ, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहला फंडा जो मैंने आपको बताया है कि क्या करना है, ऑब्जर्वेशन मेथड लगाना है। सबसे पहला कंक्लूजन देखो क्या है, T हैश R, T हैश R। दूसरा कंक्लूजन V हैश S। ठीक है, चलो सबसे पहला T हैश R। चलिए अब R से T का जरा एक बार रिलेशन समझते हैं कि चल क्या रहा है R से T के बीच में, R और T के बीच में आ रहा है हैश और एक्सक्लेमेटरी साइन। हैश और एक्सक्लेमेटरी ये तो अपोजिट साइन है, मतलब R और T के बीच में दैट देयर इज नो रिलेशन बिटवीन R एंड T। तो पहला कंक्लूजन तो गलत ही हो गया, मुझे इस हैश को ट्रांसफॉर्म करना, इस सीक्वेंस को पलटने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। दूसरे पे आते हैं, दूसरा V से S पे जा रहा है, लेकिन हमारा जो स्टेटमेंट चल रहा है वो S से V पे आ रहा है, तो चलो S से V कंक्लूड कर लेते हैं। S से V बन रहा है एक्सक्लेमेटरी डॉलर परसेंटेज। S से V किस में बन रहा है, एक्सक्लेमेटरी डॉलर परसेंटेज, एक्सक्लेमेटरी डॉलर और परसेंटेज। जब इन तीनों को कंबाइन कर दोगे तो डोमिनेटिंग कौन सा आएगा, एक्सक्लेमेटरी, मतलब S और V के बीच का रिलेशन क्या आएगा, S एक्सक्लेमेटरी साइन V। S एक्सक्लेमेटरी V का मतलब जब V के नजरिए से पढ़ेंगे तो हो जाएगा V हैश S, एक्सक्लेमेटरी का अपोजिट हैश, तो हम पढ़ेंगे क्या, V हैश S, विच मीन्स कि हमारा सेकेंड ऑप्शन सही हो गया। समझ में आई बात? देखो मैं समझा रही हूँ, मैं इसको सिंप्लीफाई करते समय बोलती जा रही हूँ, आपको स्टेप बाय स्टेप समझाती जा रही हूँ, तो ये मत सोचना कि मैम आपको तो इतना समय लग रहा है तो ये कैसे हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा, क्योंकि हमें तो फिर ट्रेडिशनल मेथड ही सही था। देखो अगर इस बेसिस पे आप इसको अवॉइड कर रहे हो कि मैं इतना समय ले रही हूँ, तो एक छोटी सी बात समझ लेना, मैं एक्सप्लेन करते चल रही हूँ, ठीक है। आप जब सिंप्लीफाई करोगे तो यू आर डूइंग दैट वर्क फॉर योर सेल्फ। आप उस समय जो काम कर रहे हो, जो कैलकुलेशन कर रहे हो, वो सिर्फ अपने लिए कर रहे हो, किसी को समझाने या कन्विंस करने के लिए नहीं कर रहे हो। आपका अपना मेंटल कैलकुलेशन है, आप उसके बेसिस पे बता रहे हो कि सही है गलत है, ईदर और है, वॉट एवर द आंसर इज। लेकिन मैं एक्सप्लेन करती चल रही हूँ, ठीक है। बाय द वे लास्ट कॉल आपका अपना ही होगा, जैसे कि मैं आपसे हमेशा कहती हूँ, तरीका वही बेस्ट होता है जिस पे आपकी कमांड हो और जिस पे आंसर एकदम सही और कम समय में आ जाए, तरीका वही बेस्ट है, ठीक है। चलो आते हैं, फिर यहाँ पे आंसर हमें सिर्फ ऑब्जर्वेशन से मिल गया कि केवल दूसरा सही है बिना मार्कर उठाए। चलो अब एक बार सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं, अपने आंसर को क्रॉस चेक करते हैं कि आफ्टर ऑल हमने सही किया या गलत किया है। R हैश S, R इज स्मॉलर देन S। ये देखो, ये मुझे तो पता है कि मैंने एकदम सही किया है, आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट इट। ये मैं इसलिए कर दे रही हूँ कि आप ये मत सोचो कि कैसे इतना कॉन्फिडेंट हो गए हो आप कि आपने सही ही किया है। ये मैं आगे इसलिए भी सिंप्लीफाई कर दे रही हूँ क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट हमारे पास अभी भी ऐसे होंगे जो अपना पुराना ट्रेडिशनल मेथड ही समझेंगे, उनको लगेगा कि ये हेक्टिक है, ट्रेडिशनल ही बेटर था, तो उनके लिए भी मैं सिंप्लीफाई कर दे रही हूँ एक लाइन में। जिसको ये कंफर्टेबल लगे वो इसको फॉलो कर ले, जिसको अपना ट्रेडिशनल मेथड बेस्ट लग रहा है वो उसको फॉलो कर सकता है, कॉल आपकी अपनी है, ठीक है। R हैश का मतलब स्मॉलर देन S, एक्सक्लेमेटरी का मतलब ग्रेटर देन T, डॉलर का मतलब ग्रेटर और इक्वल टू U, परसेंटेज का मतलब बराबर V, ठीक है। तो सबसे पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है, T हैश R। T हैश R का मतलब T इज स्मॉलर देन R, लेकिन T और R के बीच में साइन अपोजिट है, इसलिए पहला गलत हो गया। दूसरा V हैश S, मतलब V इज स्मॉलर देन S। हाँ डेफिनेटली V और S के बीच में स्मॉलर का रिलेशन चल रहा है, सो दूसरा कंक्लूजन सही हो गया, यहाँ देख के पता चल रहा है। क्लियर है? तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, ओनली सेकेंड कंक्लूजन इज ट्रू, ठीक है। आते हैं अगले सवाल पे, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। पांचवा सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है,
मैं चाहूँगी कि सबसे पहले आप खुद सिंप्लीफाई कर लें इसको, फिर मैं करती हूँ। एंड आई होप कि आपने पॉज कर लिया होगा, आंसर निकाल लिया होगा। तो अब मेरी बारी, आई गेस मैं इनिशिएट कर सकती हूँ सोल्यूशन को लेके, बट मेरा सजेशन यही है कि कोशिश करो कि सिर्फ ऑब्जर्वेशन से सिंप्लीफाई हो जाए। कोशिश करने में कुछ बुरा नहीं है। सबसे पहला कंक्लूजन लिखते हैं, टी एक्सक्लेमेटरी आर। दूसरा कंक्लूजन है एस स्टार यू। तीसरा कंक्लूजन है एस एक्सक्लेमेटरी यू। ठीक है, अब चलो सबसे पहले देखते हैं, टी से आर पे जा रहा है। अब जरा लेकिन स्टेटमेंट जो है हमारा टी से आर पे नहीं, आर से टी पे जा रहा है। तो स्टेटमेंट के हिसाब से रिलेशन देखो, स्टार और हैश। तो स्टार और हैश को अगर हम मिलाएंगे तो डोमिनेटिंग हैश बनेगा। मतलब स्टेटमेंट के हिसाब से आर हैश टी आंसर होगा, आर हैश टी। ठीक है, अब हैश का अपोजिट एक्सक्लेमेटरी, तो टी के नजरिए से क्या बन जाएगा, टी एक्सक्लेमेटरी आर। मतलब हमारा यहाँ पे पहला कंक्लूजन सही हो गया। चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा एस से यू पर जा रहा है, दूसरा और तीसरा दोनों एस से यू पर जा रहा है। ठीक है, एस से यू देखते हैं जरा। हैश डॉलर एक्सक्लेमेटरी, हैश डॉलर एक्सक्लेमेटरी, अपोजिट साइन आ रहा है। मतलब एस और यू के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन एस एंड यू। बट अगर मुझे सिर्फ एक कंक्लूजन दिया होता तो मैं कह देती एस और यू के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है, तो दूसरा गलत। एस और यू के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है, तो ये भी गलत। लेकिन हमारे पास दोनों हैं और रिलेशन भी नो रिलेशन है, तो यहाँ एक गुंजाइश बन रही है, किसकी, ईदर और की। लेकिन कब हो पाएगा, जब तीनों साइन मिलेंगे। चलो देखते हैं। एक स्टार है, अगला एक्सक्लेमेटरी। स्टार का मतलब स्मॉलर और इक्वल, एक्सक्लेमेटरी का मतलब ग्रेटर हो गया। तो एक्चुअल में तो हमें तीनों साइन मिल ही गए, तो यहाँ इन दोनों के बीच का आंसर हो गया ईदर और। किसके बीच में, सेकंड और थर्ड के बीच में। एंड आई होप कि आप सबका भी यही आंसर आया होगा, आपने भी यही आंसर यहाँ पे डिराइव किया है। चलो एक बार इस सारे स्टेटमेंट को लिख के देख लेते हैं, उनके लिए जो लिख के ट्रेडिशनल पाथ ही फॉलो कर रहे हैं अभी भी। आर स्टार मतलब आर इज स्मॉलर और इक्वल टू एस। एस हैश टी, एस हैश टी मतलब एस इज स्मॉलर देन टी। टी डॉलर यू, टी इज ग्रेटर और इक्वल टू यू। U एक्सक्लेमेटरी V मतलब U इज ग्रेटर देन V। ये हमारा स्टेटमेंट डिकोड हो गया। सबसे पहला कंक्लूजन कह रहा है T एक्सक्लेमेटरी R मतलब T इज ग्रेटर देन R, लेकिन T इज ग्रेटर देन R। हाँ ये सही हो रहा है, देखो स्टेटमेंट से सीधे दिख रहा है T इज ग्रेटर देन R मतलब R इज स्मॉलर देन T। पहला कंक्लूजन सही। दूसरा किसके बीच में, S और U के बीच में, बट S और U के बीच में साइन अपोजिट है मतलब नो रिलेशन है। तो नो रिलेशन के केस में इधर और बनने की एक गुंजाइश है, क्योंकि हमारा S और U का रिपीटेशन हो रहा है। अब इधर और कब बन सकता है, जब तीनों साइन होगा। तो ये कह रहा है स्टार मतलब स्मॉलर इक्वल, अगला कह रहा है एक्सक्लेमेटरी मतलब ग्रेटर, तो हमें तीनों साइन मिल गए। तो इसके बीच में हम क्या लगा देंगे, इधर और। क्लियर है कि नहीं। एंड मेरे हिसाब से आप सबका भी यही आंसर आ रहा होगा। ठीक है, आते हैं अगले सवाल की तरफ। 6th सवाल, 6वां सवाल। 6वें सवाल में भी अब आप देखो फिर वही फॉर्मेट है, कोशिश करना सिर्फ ऑब्जर्वेशन से सिंप्लीफाई हो जाए। तब तक मैं कंक्लूजन लिखूं, आई होप आप आंसर निकाल ही लोगे। आर परसेंटेज एस, दूसरा आर एक्सक्लेमेटरी साइन टी। ओके गाइज, आई होप कि आपने यहाँ पे आंसर कैलकुलेट कर लिया होगा। चलिए मेरी बारी, अब सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहला कंक्लूजन आपसे कह रहा है आर से एस का रिलेशन डिराइव कर रहा है। ठीक है, और आर और एस के बीच में रिलेशन बड़े क्लियर वे में पता चल रहा है हमें। कहाँ से, स्टेटमेंट से ही। स्टेटमेंट कह रहा है आर डॉलर एस। आर डॉलर एस कहने का मतलब है आर इज ग्रेटर और इक्वल टू एस। ठीक है, आर डॉलर एस कहने का मतलब आर इज ग्रेटर और इक्वल टू एस। अब एक बात देखो, हमारा कंक्लूजन में पहला क्या कह रहा है, आर परसेंटेज मतलब इक्वल, आर एक्सक्लेमेटरी टी मतलब ग्रेटर। अब ये भी केस बन रहा है ईदर और का। कैसे पता चला, क्योंकि देखो एस और टी के बीच में परसेंटेज का साइन है। परसेंटेज का मतलब ऑब्लिक, मतलब बराबर हो रहा है यहाँ से। तो एस और टी के बीच में इक्वल है साइन, मतलब चाहे एस लिखो चाहे टी लिखो, दोनों बातों में कोई भी फर्क नहीं है। तो हम सेकंड वाले में भी ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे टी नहीं एस ही मौजूद है।
तो आर और एस के बीच में ऊपर से रिलेशन क्या आ रहा है, डॉलर, मतलब ग्रेटर और इक्वल, और ये कह रहा है परसेंटेज और एक्सक्लेमेटरी मतलब ग्रेटर और इक्वल का कॉम्बिनेशन बन रहा है। सो एक्चुअल में ये कौन सा केस बना रहा है आपका, ईदर और का बना रहा है। बिना पेन उठाए स्ट्रेट अवे आंसर आ गया। ठीक है, चलिए एक बार स्टेप बाय स्टेप भी सिंप्लीफाई कर देते हैं। आर डॉलर एस, आर इज ग्रेटर और इक्वल टू एस, एस परसेंटेज टी मतलब एस बराबर टी, टी एक्सक्लेमेटरी यू मतलब टी इज ग्रेटर देन यू, यू डॉलर वी मतलब यू इज ग्रेटर और इक्वल टू वी। पहला कंक्लूजन, आर परसेंटेज एस मतलब आर इज इक्विवेलेंट टू एस, ठीक है, चांसेस हैं इसकी। दूसरा कह रहा है आर एक्सक्लेमेटरी टी मतलब आर इज ग्रेटर देन टी, हाँ दोनों बातें, दोनों को मिला के हमारे पास यही रिलेशन बन रहा है। तो एक्चुअल में इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, ईदर और। सो इस 6 के रेस्पेक्ट में आपके पास आंसर क्या आएगा, ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज। क्लियर है? ओके, आते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। हमारा ये रिप्रेजेंटेशन बना हुआ है जैसा कि हम ट्रेडिशनली करते आ रहे हैं। मैं ये चाहूँगी कि सबसे पहले आप वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और इस सवाल को एक बार खुद अटेम्प्ट करिएगा। लेकिन आप अटेम्प्ट कैसे करेंगे, पेपर पेन से अटेम्प्ट बिल्कुल नहीं करिएगा। कोशिश करिएगा कि सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन से सिंप्लीफाई हो जाए। पहला टारगेट आपका यही होना चाहिए, ठीक है। ओके, आई होप आपने सिंप्लीफाई कर लिया होगा और आपके पास एक आंसर आ गया होगा। अब मेरी बारी है, मैं इसी सवाल को सिंप्लीफाई करती हूँ। सवाल पे स्टेटमेंट को कंसिडर करने से पहले मैं यहाँ पे सबसे पहले कंक्लूजन को कंसिडर करूँगी और हमारा पहला कंक्लूजन कह रहा है ए स्टार ई, और दूसरा कंक्लूजन क्या कह रहा है, सेकेंड वन इज सेइंग ई हैश ए। ये हमारे पास दो कंक्लूजन आ गए, ठीक है। चलो टारगेट करते हैं अपने स्टेटमेंट को। सबसे पहली स्किल ऑब्जर्वेशन स्किल होगी, ठीक है। फिर हम आएंगे पेन पेपर मोड पे। तो यहाँ पे मुझे रिलेशन डिराइव करना है ए और ई के बीच में, और एक्चुअल में दो के दोनों में एलिमेंट कॉमन है ए और ई। मतलब यहाँ पे एक पॉसिबल आंसर जो ऑप्शन देख के ही समझ में आ रहा है, कंक्लूजन को देख के समझ में आ रहा है, इधर और होने की गुंजाइश है, हो सकता है इधर और, है ना। अब ये तो स्टेटमेंट को डिकोड करने पे पता चलेगा। बेसिकली हमें रिलेशन चाहिए